that we are going to study today is the signal types and channel impairments. And इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हम कवर करेंगे वो कॉन्सेप्ट्स होंगे डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स, रैंडम सिग्नल्स, प्रोबेबिलिटी, मास फंक्शन हम देखेंगे, क्विक रिव्यू, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन CDF देखेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन PDF देखेंगे और गॉसियन रैंडम वेरिएबल देखेंगे। और गॉसियन रैंडम वेरिएबल को कैलकुलेट करने के लिए हम क्यूब फंक्शन यूज़ करते हैं और फाइव फंक्शन एक और फंक्शन है दैट इज बेसिकली यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूज इन गॉसियन रैंडम वेरिएबल। ये तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर होगा। द सेकेंड पार्ट ऑफ द लेक्चर इज़ द चैनल मॉडलिंग, कि हम पूरे जो चैनल है उसको किस तरह से मॉडल करते हैं। उसमें हम डिजिटल चैनल मॉडल देख लेंगे कौन से एग्जिस्ट करते हैं, एनालॉग चैनल मॉडल कौन से एग्जिस्ट करते हैं, और एनालॉग चैनल मॉडल में से जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है दैट इज नॉइज़ चैनल, उसको हम देखेंगे डिटेल में। और जनरली नॉइज़ चैनल्स को हम मॉडल करते हैं एज एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज़ चैनल, तो उसकी डिटेल हम देखेंगे कि ये किस तरह से किया जाता है। और देन वी हैव अनदर टॉपिक दैट इज इंटरसिंबल इंटरफेरेंस। जो रिकमेंडेड रीडिंग है फॉर दिस लेक्चर इज़ बेसिकली क्वाइट ब्रॉड। अगर आप देखें तो सेक्शन 1.2 ऑफ 1 आपने कवर करना है, सेक्शन 2.7, 3.0, 3.2 एंड 3.3 ऑफ 2 कवर करना है, सेक्शन 3.3 ऑफ 3 कवर करना है, पेजेस 1 to 3 ऑफ 4 कवर करने हैं, सेक्शन 3.3, 3.2 एंड 3.3 ऑफ 5 कवर करना है आपने। अभी जो 1, 2, 3, 4, 5 बेसिकली रेफरेंसेस गिवन है, आप लास्ट स्लाइड पे देख सकते हैं कि ये कौन कौन से सोर्सेज हैं। इनमें से कुछ बुक्स हैं, एक आध ट्यूटोरियल है और आई थिंक एक आध कोई वेब लिंक होगा, बट जो भी है इसकी डिटेल आपको लास्ट स्लाइड पे मिल जाएगी। सो मूविंग ऑन टू द लेक्चर, बिफोर आई एक्चुअली गो फॉर द सिग्नल एंड अदर थिंग्स, डिटेल में जाएँ, एक जनरल ओवरव्यू कम्युनिकेशन सिस्टम की ब्लॉक डायग्राम का हम जरूर लेंगे ताकि आपके जहन में क्लियर हो जाए कि आज का जो लेक्चर है या जो अगला एक दो लेक्चर आने वाले सब्सिक्वेंट लेक्चर हैं वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो अगर मैं डिजिटल कम्युनिकेशन की बात करूं तो आपके सामने जो डायग्राम है इट इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटिंग अ कम्युनिकेशन सिस्टम जो कि डिजिटल है आपके पास। सो इफ़ यू रिमेंबर, तो हमने पहले, और इस पर एक चीज़ और आपको इंपॉर्टेंट बता दूं कि जो शेडेड बॉक्सेस हैं लाइक दिस वन, सोर्स इनकोडर, इनक्रिप्ट, चैनल इनकोडर, सोर्स डिकोडर एंड सो ऑन, जो शेडेड बॉक्सेस हैं ये एक्चुअली पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं, लेकिन ये शेडेड यहाँ पे इसलिए कि हम इनकी डिटेल में नहीं जाएंगे। विल जस्ट हैव अ डेफिनेशन ऑफ दीज, लेकिन हम इनकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्कोप थोड़ा सा लिमिटेड है। तो हम सिर्फ वो चीज़ें देखेंगे, वो ब्लॉक्स देखेंगे जो ब्लॉक नॉन शेडेड हैं, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं। तो अगर इस पर्सपेक्टिव से मैं बात करूँ तो फॉर्मेटिंग देखेंगे, पल्स मॉड्यूलेशन देखेंगे, बैंड पास मॉड्यूलेशन देखेंगे, डी मॉड्यूलेशन डिटेक्शन देखेंगे एंड फॉर्मेटिंग का ब्लॉक जो रिसीवर में। तो टेक्निकली अगर मैं इस डायग्राम को एक्सप्लेन करूँ, the chain that you see on the upper part of the diagram is basically a digital transmitter, and the chain that you are seeing on the bottom of this diagram is basically your receiver. So start off हम करते हैं, हमने अभी तक इसमें से फॉर्मेटिंग का ब्लॉक हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फॉर्मेटिंग के ब्लॉक में जस्ट टू गिव यू अ रिमाइंडर, हमने देखा था कि हमारे पास 3 कैटेगरीज ऑफ सोर्सेज थे, या डिजिटल होगा, या टेक्सचुअल डेटा जनरेट हो रहा होगा, या एनालॉग डेटा जनरेट हो रहा होगा। तो उस पर हमने देख लिया था कि डिजिटल डेटा को प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, टेक्सचुअल डेटा को हम इनकोड करते हैं यूजिंग ASCII कोडिंग टेबल, एंड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन बेसिकली यूज़ करते हैं जब हमारे पास सोर्सेज एनालॉग होते हैं। सो फॉर्मेटिंग में, जब फॉर्मेटिंग के ब्लॉक के बाद इन दी एंड हमारे पास यहाँ पे डाटा जो है वो डिजिटल इनपुट आ जाएगी, बेसिकली बिट स्ट्रीम आ जाएगी। उसके बाद जो अगला ब्लॉक यूज़ होता है दैट इज़ सोर्स इनकोडर। सोर्स इनकोडर बेसिकली यूज़ किया जाता है कंप्रेशन के लिए, कि डिफरेंट टाइप की कंप्रेशन टेक्निक्स यूज़ की जाती है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन यूजिंग लेस नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिट कर सकें। तो सोर्स इनकोडर एक पूरी डोमेन है। सोर्स इनकोडिंग मतलब लोगों की PhDs है, रिसर्च डोमेन काफ़ी ब्रॉड है। सोर्स इनकोडिंग बेसिकली ये करती है कि आपने मैक्सिमम डेटा ट्रांसमिट करना है यूजिंग द मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स। उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं जो कि यहाँ पे रेलेवेंट नहीं है क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है और स्कोप भी लिमिटेड है। बट सोर्स इनकोडर इज़ देयर, उसका मेन पर्पज़ ये होता है कि आपकी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन को मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स यूज़ करते हुए ट्रांसमिट कर दें। Then we have got the encryption block. Encryption block is basically used for the security of the data. कि हम जो भी डाटा भेज रहे हैं, समटाइम्स इट्स नॉट क्रूशियल, किसी को भी पता चल जाए तो इट डज़ नॉट रियली मैटर कि हमारा डाटा क्या है। बट अगर आप स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव से बात कर लें या फ़ोन कंपनी के पर्सपेक्टिव से बात कर लें, तो आपका डाटा बेसिकली इज़ एन एसेट जिसको आपने गार्ड करना है। तो उसके लिए इंक्रिप्शन पूरी यूज़ की जाती है। इंक्रिप्शन एक अगेन पूरी एक डोमेन है।
इंक्रिप्शन में बेसिकली किया ये जाता है कि जो आपकी बिट स्ट्रीम आई है उस बिट स्ट्रीम को एज इट इज़ ट्रांसमिट नहीं किया जाता। किया ही जाता है कि उस बिट स्ट्रीम की बिट्स को शफल किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, मुझे 20 बिट्स ट्रांसमिट करनी थी एक सर्टेन सीक्वेंस के साथ। तो तरीका ये होगा कि मैं बिट नंबर 1 को पहले ट्रांसमिट करूँगा, बिट नंबर 20 को आखिर में ट्रांसमिट करूँगा। अगर मैं विदाउट इंक्रिप्शन चल रहा हूँ और 1 2 3 एंड सीक्वेंशली चलता जाऊँगा और 1 से 20 तक सारी बिट्स ट्रांसमिट कर दूँगा। लेकिन इंक्रिप्शन क्या करती है कि इंक्रिप्शन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट कीज़ और डिफरेंट एक्सटर्नल कॉम्बिनेशन यूज़ किए जाते हैं। तो बजाय ऐसे कि मैं अपना डाटा डायरेक्टली ट्रांसमिट करूं, मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी मैं करता हूं कि मैं की जनरेट करता हूं, 20 बिट्स की एक और की जनरेट करता हूं। वो की और ओरिजिनल डाटा को फॉर एग्जांपल एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन कर देता हूँ इन दोनों के साथ। एक एक्सक्लूसिव और गेट लेता हूँ, उसमें ये 20 बिट्स डाटा की और 20 बिट्स ओरिजिनल जो मेरा कोड जनरेट हुआ है इसकी इनपुट कर देता हूँ और उनका एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन परफॉर्म कर देता हूँ। तो उससे होगा ये, और जो मेरे पास रिजल्टेंट आएगा तो मैं रिजल्टेंट को ट्रांसमिट कर दूँगा। तो अब होगा ये कि मैंने ओरिजिनल डाटा ट्रांसमिट नहीं किया, बल्कि ओरिजिनल डाटा एक्सक्लूसिव और विद द की मैंने ट्रांसमिट किया है। सो रिसीवर नीड टू नो कि मैंने किया क्या है। सो अगर मैं रिसीवर को ये बता दूं, क्योंकि ट्रांसमीटर भी मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, रिसीवर भी मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो मैं रिसीवर को बता दूंगा कि दिस इज़ द 20 बिट की, आई हैव यूज्ड एक्सक्लूसिव आर ऑपरेशन, इसको यूज़ करके मैंने इंक्रिप्शन किया है। तो व्हाट यू हैव टू डू कि इसका रिवर्स ऑपरेशन तुमने करना है व्हेन यू डिक्रिप्ट इट। तो इस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो इंक्रिप्शन इज़ बेसिकली, और ये सिर्फ जो मैंने आपको बताया बेसिकली ये बेसिक सी बिल्कुल एग्जांपल है। अदरवाइज इंक्रिप्शन के प्रॉपर एल्गोरिथम बने हुए हैं, उसमें से डेस एल्गो जो है वो बड़ा बेसिक और बड़ा कॉमनली यूज्ड एल्गोरिथम है। अगर आप खुद सर्च करना चाहते हैं तो आप उसको देख सकते हैं कि डेस एल्गो बेसिकली काम किस तरह से करता है। आफ्टर दिस ब्लॉग वी हैव चैनल इनकोडर। इससे पहले भी हम ये डिस्कशन कर चुके हैं कि जब भी हम डाटा को किसी भी चैनल पे पुट ऑन करेंगे तो उसमें एरर भी आएगा, उसमें नॉइज़ भी आएगा, जिसकी वजह से हमारा डाटा करप्ट होगा। तो चैनल इनकोडर बेसिकली करता ही है कि सर्टन एल्गो बेसिकली डेवलप किए जाते हैं जो कि इनपुट डेटा को इस तरह से ऑपरेट करते हैं, उन पे इस तरह से ऑपरेट करते हैं कि अगर मुझे रिसीवर पे कोई लेट सपोज 2 या 3 बिट्स गलत भी मिल जाती हैं तो मुझे किसी तरह पता चल जाए कि मुझे डाटा में 2 या 3 बिट्स गलत मिली हैं और ये कौन सी बिट्स हैं जो गलत हैं, और उनकी बेसिस पे मैं करेक्शन भी कर सकूँ। तो चैनल एनकोडर का ब्लॉक ये करता है कि डाटा के अंदर कुछ ऐसी प्रोसेसिंग करता है, उसकी वजह से कुछ ना कुछ बिट्स एक्स्ट्रा ऐड भी हो जाती हैं, जिसकी वजह से बेसिकली हमारा ओवरहेड बढ़ जाता है। लेकिन ओवरहेड बढ़ाने का फ़ायदा हमें ये होता है कि अगर इस बिट स्ट्रीम में कहीं पे एरर आए तो मैं चैनल एनकोडिंग की बुनियाद पे मैं रिकवर कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि कितने बिट्स में एरर आया और वो एरर कहाँ पे आया। आफ्टर दिस चैनल एनकोडिंग ब्लॉक हमारे पास मल्टीप्लेक्सर है। मल्टीप्लेक्सर बेसिकली यूज़ किया जाता है कि हमेशा कभी भी, मतलब एक बंदे का डाटा कभी भी जनरली हम ट्रांसमिट नहीं कर रहे होते, हम मल्टीपल सोर्सेज से डाटा ले रहे होते हैं और उनको मल्टीप्लेक्स करके कंबाइन करके हाई सोर्स मीडियम पे ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। इसके बाद पल्स मॉड्यूलेशन का ब्लॉक है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। पल्स मॉड्यूलेशन बड़ी डिटेल में देखी थी, पीसीएम वेवफॉर्म्स भी देख ली थी, और उसके बाद पल्स मॉड्यूलेशन भी बड़ी डिटेल में देखी थी। उसके बाद बैंड पास मॉड्यूलेशन का ब्लॉक है, ये भी हम देख चुके हैं कि हम यहाँ पे डिजिटल मॉड्यूलेशन का डिफरेंट टाइप पढ़ चुके हैं, ASK, FSK, PSK और क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसके बाद फ्रीक्वेंसी स्प्रेडिंग का ब्लॉक है। कुछ केसेस में फ्रीक्वेंसी स्प्रेडिंग का ब्लॉक यूज़ किया जाता है ताकि आप स्पेक्ट्रम को प्रॉपरली और एफिशिएंटली यूज़ कर सकें। फिर मल्टीपल एक्सेस का बेसिकली ब्लॉक है। इस मल्टीपल एक्सेस का ब्लॉक बेसिकली इसी पर्सपेक्टिव से है कि जब आप मल्टीपल यूजर्स को एक्सेस करना चाहते हो तो आप मल्टीपल एक्सेस को लेके चलते हो। सो टेक्निकली स्पीकिंग ये पूरा जो हमने ब्लॉक अभी ब्लॉक पे ब्लॉक देखा है, पूरा अपर जो सीक्वेंस देखा है इन ब्लॉक्स का, ये बेसिकली ट्रांसमीटर चेन है। अब ये लाजमी नहीं है कि हर ब्लॉक यहाँ पे हो, कुछ ब्लॉक्स ऐसे होते हैं जो कुछ सिस्टम में मौजूद होते हैं, कुछ सिस्टम्स ऐसे हैं जहाँ पे हर ब्लॉक मौजूद होगा, बट कुछ सिस्टम ऐसे हैं वहाँ पे लेट सपोज कई जगहों पे हो सकता है इनक्रिप्शन ना की जाती हो कि वहाँ पे डाटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि जिसको इनक्रिप्ट किया जाए, या कई जगहों पे हमारे पास चैनल जब बहुत अच्छा होगा, मतलब ये बड़ा रेयर होता है लेकिन जनरली चैनल इनकोडर हर ब्लॉक का हिस्सा होता है, और ये बड़ा ही कम होता है या बहुत रेयर है ये चीज़ कि आपके पास चैनल इनकोडिंग का ब्लॉक ना हो। बट अगेन इन सारे ब्लॉक्स में से
लाजमी नहीं है कि आप सारे के सारे ब्लॉक यूज़ करें, बट जनरली स्पीकिंग इट इज़ ऑलवेज ट्रू कि हम ये सारे ब्लॉक यूज़ कर रहे होते हैं. सो वंस यू हैव स्टार्टेड विद द इंफॉर्मेशन सोर्स एंड इन द एंड आपने ट्रांसमीटर बेसिकली ट्रांसमीटर पेज से अपना डाटा ट्रांसमिट कर दिया. फिर डाटा जब ट्रांसमिट होगा इट कुड बी ट्रांसमिटेड यूजिंग टू टाइप्स, या तो वायरलेसली ट्रांसमिट होगा या वो वायर्ड तौर पे ट्रांसमिट होगा. तो वायरलेस अगर होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे एंटेना होगा, तो अगर वायर्ड होगा तो डेफिनेटली कोई ना कोई कनेक्शन होगा, किसी न किसी कनेक्टिंग मीडियम के साथ इसको आप कनेक्ट करेंगे. सो यहाँ से जब डाटा ट्रांसमिट हो गया तो दिस इज़ द पोर्शन चैनल कि जहाँ पे आपका चैनल बेसिकली काम कर रहा है. ये वो पोर्शन है जहाँ पे आपका कंट्रोल नहीं है. ये चीज़ आपने खुद डिज़ाइन की, आपको पता है. रिसीवर आप खुद डिज़ाइन करेंगे, लेकिन चैनल एक ऐसी चीज़ है जो आपके कंट्रोल में किसी भी वक्त नहीं होती, स्पेशली जब आप वायरलेस चैनल की बात कर रहे होते हैं. वायर्ड चैनल में फिर भी कुछ ना कुछ सिचुएशन आपके कंट्रोल में होती है कि एक फिजिकल मीडियम है, उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको 100% पता है और उन प्रॉपर्टीज़ की वेरिएशन भी आपको पता होती है. वायरलेस के केस में आपको प्रॉपर्टीज़ अगर पता भी हो तो कई दफ़ा आपको उनकी वेरिएशन या उनका वेरिएशन का जो पैटर्न है वो नहीं पता चलता. तो चैनल इज़ द पोर्शन जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है हमारे पास कम्युनिकेशन में. इनफैक्ट सबसे ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ चैनल ही है, और चैनल इज़ द मेन ड्राइविंग फोर्स और द मेन डिज़ाइन पैरामीटर जो हमें ज़हन में रखना पड़ता है जब भी हम ट्रांसमीटर और रिसीवर डिज़ाइन कर रहे होते हैं. तो इस पर्सपेक्टिव से हमारे पास ये सिचुएशन ऐसे बनेगी. सो अगर आप इसके बाद देखें तो चैनल के बाद बेसिकली दिस इज़ रिसीवर. अगेन डिपेंड करता है, अगर वायरलेस ट्रांसमिशन थी तो यहाँ पे एंटेना होगा, अगर वायर ट्रांसमिशन है तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई कनेक्टिविटी किसी न किसी केबल के साथ, कनेक्टर के साथ आप कनेक्टेड होंगे और जो अब रिसीवर के साथ कनेक्ट कर देगा. अगेन मल्टीपल एक्सेस का अब करना ही है कि हमने जिस सीक्वेंस में ये सारे ब्लॉक ट्रेवर्स किए थे ट्रांसमीटर की साइड पे, रिसीवर वाली साइड पे एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट सीक्वेंस में करेंगे, क्योंकि जो काम हम सबसे आखिर में किया था उसका रिवर्स ऑपरेशन हम सबसे पहले परफॉर्म करेंगे. तो इसलिए सबसे पहले मल्टीपल एक्सेस यूज़ करेंगे, उसके बाद फ्रीक्वेंसी डी स्प्रेडिंग का ब्लॉक यूज़ करेंगे, उसके बाद डी मॉड्यूलेशन एंड डिटेक्शन का ब्लॉक होगा आपके पास. देन वी हैव गॉट द डी मल्टीप्लेक्सिंग, क्या आपने मल्टीपल यूजर्स का डाटा सेपरेट आउट कर दिया. उसके बाद चैनल डिकोड बेसिकली करेगा कि चेक करेगा कि बिट्स में कोई चेंज है, कोई एरर है, कोई मसला मसाइल है तो उसको करेक्ट करेगा. डिक्रिप्शन वो रिवर्स करेगा ऑपरेशन जो इंक्रिप्शन की वजह से एक्स्ट्रा बिट्स ऐड हुई थी या एक एक्स्ट्रा ऑपरेशन किया गया था. और फिर सोर्स डिकोड बेसिकली वापस डाटा को उसकी फुल फॉर्म में लेके आएगा. यहाँ पे हमने डाटा को रिड्यूस करने के लिए सोर्स इनकोडिंग की थी, तो अब डाटा को वापस उसकी ओरिजिनल हालत में लाने के लिए हम सोर्स डिकोडिंग करेंगे. और उसके बाद फॉर्मेटिंग का ब्लॉक आ जाएगा. अगेन जैसे हमने यहाँ पे देखा कि अगर हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन करते तो ओरिजिनली लेट सपोज अगर मैंने ऑडियो वॉइस ट्रांसमिट की थी तो बेसिकली यहाँ पे मुझे बिट्स मिलेंगी, तो मुझे बिट्स को वापस कन्वर्ट करना है इन एनालॉग सिग्नल जो कि साउंड सिग्नल होगा, और वो बेसिकली इंफॉर्मेशन सिंक या जो आपका डेस्टिनेशन है वहाँ तक आपकी इंफॉर्मेशन पहुँच जाएगी. तो ओवरऑल ये कम्युनिकेशन का पूरा ब्लॉक है. अब अगर इसमें से पॉइंट आउट करूँ तो हमने फॉर्मेटिंग का ब्लॉक ऑलरेडी देख चुके हैं, पल्स मॉड्यूलेशन देख चुके हैं, बैंड पास मॉड्यूलेशन देख चुके हैं, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं. अब जो आगे चल के आने वाले लेक्चर में हम फॉलो करेंगे इंशाल्लाह वो डी मॉड्यूलेशन एंड डिटेक्शन का ब्लॉक होगा. एंड दिस इज़ काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इंशाल्लाह हम मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक में कवर करेंगे. अगर टाइम मिला तो हो सकता है इस वीक में, अदरवाइज मेरा ख्याल है कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट इन द नेक्स्ट वीक एंड वी आर गोइंग टू कंप्लीट इट. और आपको मैं एडवाइस दूँ कि ये डी मॉड्यूलेशन और डिटेक्शन आपने बड़ी डिटेल में समझनी भी है और पढ़नी भी है. उसकी वजह यह है कि डिजिटल मॉड्यूलेशन का अगर मैं कहूँ कि पूरा प्राइमरी जो हमारे पूरे कोर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमेशा बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है वो डी मॉड्यूलेशन और डिटेक्शन का ब्लॉक है. तो इस पर्सपेक्टिव से हम इसको इंशाल्लाह देख के चलेंगे. तो ये एक जनरल ओवरव्यू था कम्युनिकेशन सिस्टम की, डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम की ब्लॉक डायग्राम. तो आई थिंक इसका मैं हेडिंग अगर चेंज कर दूँ दैट वुड बी मच बेटर. इट शुड बी डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम ब्लॉक डायग्राम होना चाहिए. इफ आई लेट्स एडजस्ट कर देते हैं इसको. आई थिंक इट्स ओके. सो ये हमने बेसिकली देख लिया डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम की ब्लॉक डायग्राम. सो मूविंग ऑन टू द एक्चुअल लेक्चर, हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स पे. इससे पहले भी हम बड़ी डिटेल में देख चुके हैं, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि यहाँ पे हम क्या करेंगे. तो हम सिग्नल्स को अगर क्लासीफाई करें तो वी कैन से कि signals can be classified on the basis of different properties.
सो लेट्स सपोज मैं अगर इस बेस पे डिफ्रेंशिएशन करना चाहता हूँ कि सिग्नल एनालॉग है जो डिजिटल, डेफिनेटली मेरे पास एक डोमेन है जहाँ पे मेरे पास एनालॉग सिग्नल है, दूसरी डोमेन है जहाँ पे मेरे पास डिजिटल सिग्नल है। देन ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करना चाहता हूँ तो अगेन मेरे पास दो कैटेगरीज हैं, वन इज़ पीरियोडिक सिग्नल, द अदर वन इज़ नॉन पीरियोडिक सिग्नल। अगेन नॉन पीरियोडिक को कई दफ़ा ए पीरियोडिक सिग्नल्स भी कहते हैं। पीरियोडिक सिग्नल्स वही हैं जो अपने आप को एक सर्टेन टाइम के बाद रिपीट करते हैं। जो ए पीरियोडिक या नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स हैं वो ऐसे सिग्नल हैं जो अपने आप को रिपीट नहीं करते और दे आर जस्ट दे जस्ट डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ पीरियड और एनी पीरियोडिसिटी एसोसिएटेड विद दैम। Then we got the energy and power signal. So there are certain signals जो हम energy signal जो कंसिडर करते हैं और there are certain signals वो हम power signal करते हैं। अगर आपको सिग्नल सिस्टम याद हो तो सिग्नल सिस्टम के पहले चैप्टर में एनर्जी सिग्नल और पावर सिग्नल की प्रॉपर डेफिनेशन लिखी गई है। तो आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू गो बैक एंड सी व्हाट द एनर्जी सिग्नल्स आर एंड व्हाट द पावर सिग्नल्स आर। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, बर्नर्स क्लार्क के पहले चैप्टर में भी एनर्जी और पावर सिग्नल्स की डिफ्रेंशिएशन हुई हुई है। सो आप लोगों को करना ये है कि एनर्जी और पावर सिग्नल का डिफ्रेंशिएशन पता होनी चाहिए आपको। और अगर मैं आपको कोई सिग्नल एक दे दूं कि मुझे आप चेक करके बताएं कि ये सिग्नल एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल है, यू शुड बी एबल टू डू दैट। बट इन जनरल मैं आपको बता दूं, हम जो एनालॉग सिग्नल्स को जनरली ट्रीट करते हैं हम उनको पावर सिग्नल ट्रीट करते हैं, और जब हम डिजिटल सिग्नल को ट्रीट करते हैं तो हम उसको जनरली एनर्जी सिग्नल ट्रीट करते हैं। ये क्यों करते हैं इसकी डिटेल हम आगे चल के देखेंगे। जब हम बेटर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे उस वक्त हम इसको बड़ी डिटेल में देखेंगे। ये तीन क्लासिफिकेशन, ये इनफैक्ट 1, 2 एंड 3 क्लासिफिकेशंस वो थी जो कि बेसिकली हम अभी तक देखते आए हैं। बट ये तीन आज के लेक्चर के लिए फंडामेंटली इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो आज के लेक्चर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो डिफ्रेंशिएशन हमने करनी है सिग्नल की, वो है डिटर्मिनिस्टिक एंड रैंडम सिग्नल्स। बट बिफोर आई गो इनटू डिटेल में डिटर्मिनिस्टिक और रैंडम सिग्नल्स से पहले मैं वापस अगर इस डायग्राम पे जाऊँ, आज का लेक्चर बेसिकली ये है, जो बेसिस बेसिकली बन रही है वो ये है कि हमारे पास जब चैनल है तो चैनल में से जब आपका ओरिजिनल सिग्नल पास होगा तो it is definitely going to pick up some amount of noise and it is definitely going to have some interference. So we are trying to find out कि noise और interference जो fundamentally हर तरह के communication system में definitely होगी। हम उन types को basically देखने जा रहे हैं कि जब signal हमारा channel पे मौजूद होगा तो उसके अंदर जो noise और जो interference आएगी वो किस तरह से आएगी। तो अभी जो हम ये डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं रैंडम सिग्नल डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल, इट हैज़ मोर टू डू विद नॉइज़, कि हम नॉइज़ को बेसिकली डिफाइन करना चाह रहे हैं कि हम नॉइज़ किस किस्म का आपके चैनल में और हम किस तरह से उसको मॉडल करते हैं। तो आज का लेक्चर बेसिकली लेक्चर नंबर 10 पूरे का पूरा जो है वो फोकस्ड है कि चैनल के अंदर डिफरेंट टाइप की इम्पेयरमेंट्स कौन कौन सी हैं, और उनमें से दो बड़ी फंडामेंटल इम्पेयरमेंट्स हैं, नॉइज़ और इंटरसिम्बल इंटरफेरेंस। उसको हम किस तरह से जर्नली मॉडल करते हैं अपने सिस्टम को डिज़ाइन करते वक्त। सो वापस आता हूँ मैं डिटर्मिनिस्टिक एंड रैंडम सिग्नल्स। तो अगर मैं डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स की बात करूँ, देन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स आर द सिग्नल्स which are basically well defined using some mathematical function and they have certain fixed value with certain values of parameter. तो let's suppose आपके पास ऐसे तमाम सिग्नल्स जिनकी एग्जैक्ट वैल्यूज़ प्रॉपरली डिफाइंड है और उनकी वैल्यूज़ में कोई अनसर्टेनिटी नहीं है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वी कॉल दोज सिग्नल्स आर डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स। का मतलब है डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स को अगर आप आज कैलकुलेट करेंगे विद सर्टेन सेट ऑफ पैरामीटर्स तो उसकी वैल्यू आज भी वही आएगी, कल भी वही आएगी, 1 साल बाद भी वही आएगी और 5 साल बाद भी वही आएगी, और हमेशा उसी तरह आएगी अगर आपको ये पता है कि आप किन पैरामीटर्स के साथ लेके चल रहे हैं। सो द फॉर्मल डेफिनेशन अगर मैं रीड आउट करूँ तो डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स आर द वंस विद नो अनसर्टेनिटी इन देयर वैल्यूज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दे हैव एक्सप्लिसिट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल की, तो आपकी जितनी साइनसॉइडल सिग्नल्स हैं वो सब के सब डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल हैं। फॉर एग्जांपल साइन को साइन, इसमें आप टाइम टी की और फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यू सर्टन पुट करेंगे तो आपके पास एक प्रॉपर वेल डिफाइंड सिग्नल होगा और वो सिग्नल हमेशा वही रहेगा, वो वक्त के साथ चेंज नहीं होगा।
इसी तरह स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर सिग्नल्स भी बेसिकली आपके पास डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स में आते हैं। Then we have got this second category, and this category is basically random signals. So if I read out the formal definition, it says that random signals are the signals in which there is some degree of uncertainty before they actually occur. So इसका ये मतलब है कि ऐसे तमाम सिग्नल जिनकी वैल्यू के बारे में हम श्योर नहीं हैं, जिनकी वैल्यू के बारे में हमें सर्टेनिटी नहीं है, हम उन सिग्नल्स को रैंडम सिग्नल्स टर्म करते हैं। वी कॉल देम रैंडम सिग्नल्स। सो रैंडम सिग्नल्स आर बेसिकली ऑल दोज सिग्नल्स जिनके अंदर कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी मौजूद है उनकी वैल्यू को लेके, और हम 100% श्योर होके ये नहीं कह सकते कि उनकी एक सर्टेन वैल्यू ही फॉलो होगी। तो इस पर्सपेक्टिव से रैंडम सिग्नल्स को जब भी हम एक्सप्रेस करते हैं तो रैंडम सिग्नल को जनरली फिक्स्ड मैथमेटिकल फंक्शन से रिप्रेजेंट किया नहीं जा सकता। उसकी वजह यह है कि हम सर्टेन ही नहीं है, तो हम उसके बारे में कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन ड्रॉ नहीं कर सकते, बना नहीं सकते। सो रैंडम सिग्नल्स को जनरली जब भी रिप्रेजेंट किया जाता है उनको हमेशा प्रोबेबिलिस्टिक या स्टैटिस्टिकल मॉडल को यूज़ करते हुए लिखा जाता है। सो रैंडम सिग्नल्स को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं प्रोबेबिलिस्टिक मेथड से। अब हमें हम जो पढ़ेंगे डिटेल में डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स को इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे जितना हम रैंडम सिग्नल्स को अभी देखेंगे डिटेल में। उसकी वजह यह है कि जब हम चैनल की बात करते हैं तो हर चैनल के अंदर नॉइज़ लाजमी मौजूद है, और जब भी हम नॉइज़ को मॉडल करते हैं हम नॉइज़ को मॉडल करते हैं एज अ रैंडम सिग्नल, क्योंकि नॉइज़ के बारे में 100% श्योरिटी किसी को भी नहीं है कि किस टाइम पे नॉइज़ की क्या वैल्यू होगी, और वो वेरी भी करेगी। तो इस पर्सपेक्टिव से रैंडम सिग्नल्स आर बेसिकली द सिग्नल जिनको यूज़ करते हुए हम अपने नॉइज़ को मॉडल करते हैं। ठीक है जी। तो इस पर्सपेक्टिव से रैंडम सिग्नल्स को हमेशा हम प्रोबेबिलिस्टिक मेथड के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। अब जब रैंडम सिग्नल्स की बात करेंगे तो रैंडम सिग्नल्स के अंदर अगेन फर्दर डिफ्रेंशिएशन है। कुछ रैंडम सिग्नल हैं जो कि कॉन्टीन्यूस हैं और कुछ रैंडम सिग्नल हैं जो कि डिस्क्रीट हैं। डिस्क्रीट अगर आप रैंडम वेरिएबल देखें तो वो कुछ के नाम अगर मैं लूँ तो बर्नौली रैंडम वेरिएबल है, बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है, पॉइसन रैंडम वेरिएबल है एंड ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल है। वी आर नॉट concerned with what discrete random variables are and we are not going to go into the details, क्योंकि हम अपना फोकस रखेंगे कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल में, क्योंकि हम जिस नॉइज़ की भी बात करेंगे उसको जनरली हम एज अ कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल लेके चलते हैं। सो इस पर्सपेक्टिव से ओवरऑल सिचुएशन ये आपके पास रैंडम सिग्नल्स की। सो मूविंग ऑन, जब हम रैंडम सिग्नल्स की बात करते हैं तो अगेन आपने प्रोबेबिलिटी और रैंडम वेरिएबल्स का पूरा कोर्स पढ़ा हुआ है। आई एक्सपेक्ट कि आपको प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन, क्यूमुलेटिव डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का पता होगा। आई थिंक दिस इज अ टाइपो हियर, इट शुड बी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन CDF। ओके, तो आपको PMF, CDF और PDF का फ़र्क पता होना चाहिए। बट आपको सिंपली बताऊँ, प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन है जो सिंपल हम कॉइन टॉस करते थे, उनमें से कोई एक प्रोबेबिलिटी है हेड्स की आएगी या टेल्स की आएगी। तो अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो प्रोबेबिलिटी लेट मी कॉल कि मेरे पास कॉइन टॉस इज़ अ रैंडम वेरिएबल x और उसकी मैं वैल्यू निकालना चाहता हूँ। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़, 50% आर फॉर हेड्स एंड 50% इज़ फॉर टेल्स। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी का जो सिंपल आउटकम है उसको हम PMF कहते हैं। PMF कई जगहों पे हम यूज़ नहीं करते, स्पेशली उन केसेस में जहाँ पे हमारे पास सैम्पल साइज़ कई दफ़ा बहुत बड़ा हो जाता है। तो इस पर्सपेक्टिव से PMF कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल को डिफ़ाइन करने के लिए बहुत अच्छा पैरामीटर नहीं है। जनरली डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल तो PMF से बड़ी आसानी से डिफ़ाइन हो जाते हैं, लेकिन कई कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल नहीं हो सकते। उसकी वजह यह है कि कुछ आपके पास जो फंक्शन है प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शंस, उनमें फंक्शन कुछ इस तरह से डिफ़ाइन होता है कि जैसे जैसे सैम्पल टाइप इंक्रीज़ होता है आपके पास बेसिकली आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट रिड्यूस होती जाती है। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब आपके पास नंबर ऑफ़ सैम्पल अगर इन्फिनिटी तक चले जाएं
तो आपके पास जो आउटपुट ऑफ योर फंक्शन है वो तकरीबन ज़ीरो हो जाती है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीथिंग दैट इज़ ज़ीरो। तो ज़ीरो प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि देयर इज़ नो इवेंट अकरिंग। तो हमें ऐसे फंक्शन से कोई फ़ायदा नहीं होता जो हमें कई जगहों पे प्रोबेबिलिटी ज़ीरो दे रहा है, क्योंकि ज़ीरो इज़ नॉट अ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो मुझे चाहिए। फिर आ जाता है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। बेसिकली ये अपने रैंडम वेरिएबल्स को डिपिक्ट करने का एक तरीका है, लिखने का एक तरीका है। एंड देन वी हैव गॉट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सो हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बेसिकली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमें ये बताता है कि पूरे के पूरे फंक्शन के जो प्रोबेबिलिटी है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी डेंसिटी बेसिकली क्या है। सो मूविंग ऑन टू दिस, we are going to see the Gaussian random variable. Again, I hope कि आपने ये सारी की सारी चीज़ पहले भी पढ़ी हुई है Gaussian random variable की। Gaussian random variable हम इसलिए यूज़ करेंगे कि हम जो नॉइज़ टाइप को मॉडल करेंगे वी मॉडल इट एज Gaussian random variable। इसकी डिटेल फर्दर आगे आएंगी, लेकिन जस्ट टू गिव यू अ क्विक रिव्यू, अगर मैं Gaussian random variable की बात करूँ तो Gaussian random variable का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है वो डिफाइन होता है एज दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में अगर आप बात करें तो m इज़ द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल एंड सिग्मा स्क्वायर इज़ बेसिकली वेरिएंस। हम पहले भी देख चुके हैं वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होंगी। तो सिग्मा स्क्वायर इज़ वेरिएंस, और अगर मैं वेरिएंस का अंडर रूट ले लूँ दैट वुड बिकम सिग्मा। तो सिंपली सिग्मा इज़ बेसिकली स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल। तो मेरे पास गॉसियन रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इस तरीके से डिफाइन होता है। तो किसी भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में बेसिकली आप देखें तो इंपॉर्टेंट पैरामीटर मीन और वेरिएंस है। मीन ये डिफाइन करेगा कि आपकी, अगर मैं पीडीएफ की बात करूँ, ये आपके पास फिगर ए में पीडीएफ ड्रॉ हुआ है गॉसियन रैंडम वेरिएबल का, और ये बेसिकली ड्रॉ हुआ है विद एवरेज वैल्यू ऑफ ज़ीरो। सो मीन की वैल्यू ये डिफाइन करती है कि आपकी पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उसका सेंटर क्या है। तो अगर मेरे पास मीन ज़ीरो है तो मेरे पास पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ज़ीरो पे सेंटर्ड है। अगर मेरे पास मीन लेट सपोज 5 होता तो ये पूरे का पूरा जो सेंटर पॉइंट है ये बेसिकली 5 पे होता। सो मीन डिफाइन करेगा कि आपकी पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सेंट्रल पॉइंट किस जगह पे आएगा, और सेंट्रल पॉइंट बेसिकली आएगा उस जगह पे जहाँ पे आपकी एक्चुअल एवरेज वैल्यू होगी किसी भी सिग्नल की। सिग्मा स्क्वायर या वेरिएंस बेसिकली ये डिफाइन करेगा कि ये मीन से ऊपर और मीन से नीचे आपका स्प्रेड कितना ज़्यादा या कितना कम है। तो अगर आपकी वेरिएंस ज़्यादा है तो वेरिएंस ज़्यादा होने का मतलब ये है कि आपके जो बेसिकली ये पूरी कर्व है ये एक्सपेंडेड होगी ज़्यादा, इसका मतलब है कि ज़्यादा फ्लैट होगी ये। और अगर आपके पास सिग्मा स्क्वायर कम है तो बेसिकली आपके पास जिस तरह की पीक वैल्यू भी बनी हुई है कि एक बड़ी पीक किस्म की वैल्यू आएगी, वेरिएंस बड़ा कम है। इसका मतलब है कि आपकी जो सिग्नल की वैल्यू हैं वो बड़ी क्लोजली पैक्ड हैं, उनमें वेरिएंस बहुत कम है, बहुत करीब आप लोग मतलब यूज़ कर रहे हैं उसको, वैल्यूज़ को। अगर आप देखें तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को हमेशा स्मॉल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जब भी हम अगर मैं इसको रीड आउट करूँ, दिस इज़ बेसिकली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स विद सर्टन वैल्यू ऑफ एक्स जो आपके पास यहाँ मौजूद है। और अगर मैं इस पीडीएफ से सीडीएफ कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो ऑल आई कैन डू इज़ कि मैं इस पीडीएफ को माइनस इन्फिनिटी से लेके एक्स तक इंटीग्रेट करूँगा तो डैट विल बिकम सीडीएफ। एक चीज़ और आप अगर देख लें तो वो ये है इम्पॉर्टेंट चीज़ के एरिया अंडर द कर्व, अगर मैं पीडीएफ की बात करूँ तो एरिया अंडर द कर्व हमेशा आपको 1 मिलेगा। सो ओवरऑल आप इस पूरे के पूरे पीडीएफ को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी दैट शुड बी इक्वल टू 1, तो ये पूरे का पूरा एरिया आपके पास 1 के इक्वल होना चाहिए। नाउ मूविंग ऑन, आपके पास गॉसियन रैंडम वेरिएबल के अगेन ये पूरी की पूरी चीज़ मौजूद है। तो जनरली होता ये है कि हम गॉसियन रैंडम वेरिएबल के सीडीएफ या पीडीएफ को डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं करते हैं। इनफैक्ट हम इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली 2 फंक्शन यूज होते हैं, एक का नाम है क्यू फंक्शन और दूसरे का नाम है फाई फंक्शन। सो अगर मुझे कोई
गॉसियन रैंडम वेरिएबल की कर्व गिवन है और मुझे कहा जाता है कि मुझे x2 से पीछे की तमाम वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है, तो मैं हमेशा फाइव फंक्शन यूज़ करूँगा। तो फाइव फंक्शन बेसिकली मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट ने बेसिकली गॉसियन रैंडम वेरिएबल का जो आपके पास PDF और CDF है, इनको प्रॉपरली एवेल्यूएट करके बेसिकली टेबल्स बनाए हुए हैं, और वो टेबल्स बेसिकली आपके फंक्शन बनाए हुए हैं और फंक्शन से बेसिकली टेबल बनाए हुए हैं। तो ये फंक्शन बेसिकली डिफाइन करेगा कि अगर मुझे लेट सपोज x2 से पीछे का सारा एरिया चाहिए, इसको मैंने चेक करना है कि x2 से पीछे कितनी प्रोबेबिलिटी मेरी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैं फाइव यूज़ करूँगा, फाइव फंक्शन यूज़ करूँगा। और अगर मुझे ये मालूम करना है कि x1 से आगे कितनी वैल्यूज बेसिकली आपके पास प्रोबेबिलिटी है, तो ये सारे का सारा एरिया अंडर दिस कर्व अगर मैंने निकालना है x1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, तो मैं q फंक्शन यूज़ करूँगा। तो जनरली जब भी आप गॉसियन रैंडम वेरिएबल की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहेंगे, तो उसके लिए बेसिकली आपको कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, कोई भी लंबी चौड़ी डेरिवेशन नहीं करनी पड़ेगी। क्यू फंक्शन टेबल या फाइव फंक्शन टेबल अगर आपके पास है, तो आप बड़ी आसानी से क्यू फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जनरली लेट सपोज अगर मैं यहीं पे बात करूं कि मुझे कोई x1 की वैल्यू दे दी गई है और मुझे कहा गया है कि मुझे probability चाहिए, the probability that my random variable has the value x1 has the value greater than x1, तो मुझे ये बेसिकली पूरे का पूरा एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करना है। एक और चीज़, ऑल्दो इट्स वेरी ऑब्वियस, लेकिन मैं आपको सिर्फ बताया जाता हूँ क्योंकि कई दफ़ा स्टूडेंट्स से बड़े क्लूलेस होते हैं। अगर आप देखें तो आपके पास जो x एक्सेस है, x एक्सेस पे आपके पास बेसिकली रैंडम वेरिएबल की वैल्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक्स एक्सेस पे आपका ओरिजिनल जो रैंडम वेरिएबल है वो कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, ये बेसिकली वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। और वाई एक्सेस बेसिकली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है कि लेट सपोज x1 पे आपका जो रैंडम वेरिएबल है उसकी वैल्यू x1 होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, वो बेसिकली ये वैल्यू बताएगी, दिस इज द प्रोबेबिलिटी वैल्यू। तो ये बेसिकली जो कर्व पूरी है आपके पास वाई एक्सेस पे, ये प्रोबेबिलिटी वैल्यू की डिस्ट्रीब्यूशन है, और एक्स एक्सेस पे आपके पास आपकी सिग्नल या रैंडम वेरिएबल की वैल्यू सारी इंक्लूडेड है। तो अगर मुझे ये वाला यूज़ करना है क्यू फंक्शन, तो क्यू फंक्शन यूज़ करने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ होता है दैट इज़ क्यू फंक्शन, और उसके आर्गूमेंट्स बेसिकली x माइनस एम डिवाइडेड बाय सिग्मा है। सो लेट्स से मुझे अगर वैल्यू मालूम करनी है इस क्यू x1 से आगे की सारी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, तो मैं क्यू फंक्शन के अंदर करूँगा क्या कि x1 की कोई ना कोई वैल्यू होगी, x1 में से मीन की वैल्यू माइनस करूँगा, x1 माइनस मीन, और उसको डिवाइड कर दूंगा उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा से। तो अब मेरे पास कोई एक वैल्यू आ जाएगी क्यू फंक्शन के आर्गूमेंट के अंदर। मैं इस क्यू फंक्शन के आर्गूमेंट के अंदर अगर जाऊँ, मेरे पास टेबल गिवन है, तो अब इस टेबल में वो जो आर्गूमेंट मैंने बेसिकली कैलकुलेट किया, मैं उसको कैलकुलेट करूँगा, तो बेसिकली यूजिंग दिस टेबल कैलकुलेट करूँगा। तो लेट्स से मुझे क्यू फंक्शन के अंदर जो लेट सपोज अगर आप इस f ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस, ये वाला पोर्शन अभी फिलहाल छोड़ दें, सिर्फ ये देखें कि मैं अगर q ऑफ x माइनस एम कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, तो q ऑफ x माइनस एम डिवाइड बाई सिग्मा कैलकुलेट करने के लिए मैं x1 की वैल्यू इस x की जगह डालूंगा। इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन वैल्यू मुझे पता है, मैं पुट करूँ यहाँ पे, और इससे सिग्मा कोई ना कोई वैल्यू होगी मैं पुट करूँगा। तो एज्यूम ये करें कि मैंने x माइनस एम डिवाइड बाई सिग्मा किया, तो मुझे इस आर्गूमेंट की वैल्यू मिल गई 0.65। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल। तो लेट से 0.65 अगर मुझे ये वैल्यू मिली, तो मैं क्यू फंक्शन टेबल पे जाऊंगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो 0.65 का मतलब है, अगर मैं इस पूरे के पूरे में देखूँ तो 0 0 0, और अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ जैसे 0.6, ये 0.0 0.05 0.10 इस तरीके से पूरा चल रहा है। तो 0.65 को अगर मैं देखूँ तो ये 0.65 है, और अगर मैं 0 देखूँ तो 0 ये बेसिकली जो आपके पास और यहाँ पे ये वैल्यू है, यहाँ बेसिकली डेसिमल से पहले यूज़ करेंगे, और ये वैल्यू बेसिकली डेसिमल के बाद यूज़ करेंगे। तो मैंने 0.65 अगर निकालना है, तो दिस वुड बी 0, दिस वुड बी 0.65, तो मेरे पास जो क्यू फंक्शन की वैल्यू आएगी दैट वुड बी 0.257। ये तो एक टाइप का क्यू फंक्शन टेबल है। अदरवाइज क्यू फंक्शन टेबल एक सिंपल भी होता है कि सिंपली आपके पास वैल्यू लिस्टेड है, आप देखते जाएं कौन सी वैल्यू कहाँ पे है, और आप बेसिकली चलते जाएंगे पूरे के पूरे क्यू फंक्शन टेबल को लेके। मैं ऐसा करूँगा कि एक आसान सा क्यू फंक्शन टेबल आपकी ये आसानी के लिए अपलोड भी कर दूँगा। बाकी इस क्यू फंक्शन टेबल से रिलेटेड
जो एग्जैक्ट चीज़ हमने देखनी है कैलकुलेशन किस तरह से होती है और कैसे करेंगे हम जब ट्यूटोरियल सेशन करेंगे वहाँ पे हम इसकी प्रॉपर मैथमेटिकल डिटेल भी देखेंगे कि अगर मैंने क्यू फंक्शन टेबल से कोई वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वो मैं किस तरह से कर सकता हूँ। सो वापस अगर मैं इस पे आऊँ तो मुझे क्यू फंक्शन बेसिकली ये बताएगा कि इस x1 से आगे की प्रोबेबिलिटी की टोटल वैल्यू क्या है। एक और चीज़ क्लियर रखिएगा कि क्यू फंक्शन और 5 फंक्शन को अगर मैं ऐड करूं तो क्यू फंक्शन प्लस 5 फंक्शन शुड बी इक्वल टू 1, विच मीन एरिया अंडर दिस कर्व शुड बी इक्वल टू 1. So 5 function is basically 1 minus q function of x और q function is basically 1 minus 5 function of x. और अगर मैं इस पर जनरल स्टेटमेंट दूँ बेसिकली तो let me write it down here. Let me add the text box. Q of x plus phi of x is equal to 1. So q of x plus phi of x बेसिकली ये दोनों 1 के इक्वल हैं, इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे, विच मीन्स अगर अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि मुझे क्या हमेशा 5 फंक्शन ही गिवन होगा या हमेशा q फंक्शन ही गिवन होगा। तो जनरली जो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं इंजीनियर्स वो q फंक्शन यूज़ करते हैं, तो जनरली आपको q फंक्शन टेबल गिवन होगा। लेकिन अगर आपको q फंक्शन टेबल की बजाय 5 फंक्शन टेबल भी गिवन है तो यू शुड बी एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू, क्योंकि अगर आपके पास q फंक्शन नहीं है और आपके पास 5 फंक्शन है तो आप, और अगर आपने वैल्यू निकालनी q फंक्शन की तो 5 फंक्शन से वैल्यू निकालें और 1 माइनस 5 फंक्शन, अगर मैं इसको टू द अदर साइड ऑफ इक्वेशन ले लूँ दिस वुड बी 1 माइनस 5 ऑफ x, तो दैट विल बी इक्वल टू q ऑफ x। तो अगर मेरे पास q फंक्शन या 5 फंक्शन कोई एक टेबल भी मौजूद है तो उसकी मदद से मैं दूसरे को वैल्यू निकाल सकता हूँ। q फंक्शन अगर गिवन है तो 5 की निकाल सकता हूँ, अगर 5 फंक्शन गिवन है तो मैं q फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो इस परस्पेक्टिव से ये काम मैं ईजिली कर सकता हूँ। एक चीज़ और आपको बता दूं, एंड यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, कि आपके पास जब मैं x कह रहा हूँ यहाँ पे ये x और ये x सेम नहीं है। बेसिकली ख्याल आपने ये करना है कि जो बहुत कॉमन मिस्टेक है, अगेन ये जब हम करेंगे न्यूमेरिकल तब भी बड़ा क्लियरली मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे x माइनस m डिवाइड बाई सिग्मा जो है बेसिकली इसको प्रॉपरली कैलकुलेट करना पड़ेगा। कई लोग होते हैं कि अगर मुझे लेट सपोज q फंक्शन ऑफ x1 निकालना है तो वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली q फंक्शन ऑफ x1 जो भी x1 की वैल्यू होती है वो यूज़ कर लेते हैं। हम कभी भी q फंक्शन या 5 फंक्शन के आर्गूमेंट में ये x1 की वैल्यू या x2 की वैल्यू डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, हमेशा इस वैल्यू में से एवरेज वैल्यू को माइनस करते हैं और उसको डिवाइड करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन से। अगर आप ये कन्वर्जन परफॉर्म नहीं करेंगे बिफोर फाइंडिंग आउट द वैल्यू इन द q फंक्शन और 5 फंक्शन टेबल तो आपके पास वैल्यू गलत आएगी। तो इसलिए अगेन हम जब ट्यूटोरियल में देखेंगे तब भी हम इसको बड़ी डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से होता है और यहाँ पे भी इस चीज़ का ख्याल रखना है। लास्ट थिंग ऑफ टुडेज लेक्चर इज़ द एम्पेरिकल रूल, कि जब हम गॉसियन रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं तो एम्पेरिकल रूल के मुताबिक अगर मेरे पास म्यू m या एवरेज वैल्यू जो भी आप इसको कह लें, इस एवरेज वैल्यू से सिग्मा ऊपर जाऊंगा और सिग्मा नीचे आऊंगा तो मेरे पास तकरीबन 68% वैल्यूज़ इसके अंदर लाए करेंगी। इसका ये मतलब है 68% वैल्यूज़ मेरे पास मीन के म्यू प्लस सिग्मा और म्यू माइनस सिग्मा यानी कि 2 सिग्मा के अंदर होंगी। तो मीन से म्यू से सिग्मा ऊपर जाऊंगा और सिग्मा नीचे आऊंगा तो 68% वैल्यूज़ इसके अंदर होनी चाहिए। इसी तरह 2 स्टैंडर्ड डिविएशन की अगर मैं बात करूँ तो म्यू माइनस 2 सिग्मा, म्यू प्लस 2 सिग्मा यानी कि टोटल 4 सिग्मा के अंदर बेसिकली 95% वैल्यूज़ होंगी। इसी तरह म्यू माइनस 3 सिग्मा और म्यू प्लस 3 सिग्मा करूँगा तो 99.7% ऑफ डाटा जो है वो मेरी 3 स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो बेसिकली एम्पेरिकल रूल के मुताबिक कोई भी गॉसियन रैंडम वेरिएबल जो है वो इस रूल को फॉलो करेगा कि 68% वैल्यूज उसकी 1 स्टैंडर्ड डिविएशन में कवर होंगी, 95% उसकी 2 स्टैंडर्ड डिविएशन में कवर होंगी और 99.7% उसकी 3 स्टैंडर्ड डिविएशन में कवर होंगी।